देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 2 का ये फाइनल टॉपिक है। इसके बाद में हमारी यूनिट 2 जो है वो फिनिश हो जाएगी। एकदम छोटी सी ये यूनिट थी। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझते कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या प्रिंसिपल है या फिर कौन सा डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि एक पर्सन जो कि स्ट्रेंजर है, जो कि थर्ड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा क्या था, हमने कंसीडरेशन को जब हम पढ़ रहे थे, उसके रूल्स को पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि कंसीडरेशन या तो प्रोमिसी देगा या फिर कोई और पर्सन भी दे सकता है जो कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई थर्ड पार्टी आकर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा पाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन दोनों में से किसी एक पर्सन ने अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा। तो क्या हम एज ए थर्ड पार्टी जाकर कोर्ट के पास बोल सकते हैं कि कोर्ट इनको बोलो कि अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा करें, ये पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कोर्ट बोलेगा कि चलना तू अपना काम कर, तुझे क्या मतलब है, तुझे क्या पड़ी है, वो दोनों अपने आप में देख लेंगे, किसी को परेशानी होगी तो मेरे पास आ जाएंगे, तू क्यों बीच में आकर टांग अड़ा रहा है। दो लोगों के बीच में अगर कोई मैटर है तो तीसरा तुम टांग अड़ाने वाले हो कौन। तो देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर ये अलाउ कर दिया गया कि कोई भी थर्ड पार्टी आकर, दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें कोई तोड़ा गया कॉन्ट्रैक्ट को या फिर कंडीशंस फुलफिल नहीं की गई, तो फिर तीसरी पार्टी आकर अगर केस कर देती, एनफोर्स करा पाती कॉन्ट्रैक्ट को, फिर तो ऐसा ही होता रहता कि दो लोगों के बीच में तीसरा पर्सन आकर कोर्ट का माथा खाता। आकर कोई भी थर्ड पार्टी टाइम पास करने के लिए क्या करती रहती, ओ इन दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, चलो इसके ऊपर केस फाइल करते हैं, इनसे इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कराते हैं, परेशानी हो जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए। दो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, तो ठीक है, उन दोनों में से कोई पर्सन आकर कोर्ट के पास जाता है तो ठीक है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी, कोई स्ट्रेंजर आकर कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए अर्जी लगा सकता है, अपील कर सकता है कोर्ट के पास जाकर कि प्लीज़ इनको बोलो ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास डॉक्ट्रिन है कि देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी जो है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है, ना ही थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनफोर्स हो सकती है, यानी कि दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ अंबानी और अडानी के बीच में, तो ये दोनों किसी थर्ड पार्टी को बीच में लाकर ड्रैग नहीं कर सकते हैं, जो कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थी ही नहीं। फॉर एग्जांपल अडानी और अंबानी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो बीच में टाटा को लेकर आ जाए कि तू इस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को फुलफिल कर या तू भी इस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड हो जा, हम दोनों ने एक चीज़ डिसाइड की लेकिन तुझे भी बाइंड होना पड़ेगा, तो ये भी नहीं चलेगा। एक थर्ड पार्टी ना तो एनफोर्स हो सकती है, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं है, उसकी तरफ से कंसीडरेशन मूव नहीं किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करा पाएगी, एनफोर्स नहीं करा पाएगी। और ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट कि एक स्ट्रेंजर, एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकती। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अलाउज द कंसीडरेशन फॉर एन अग्रीमेंट टू प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि थर्ड पार्टी से कंसीडरेशन जो है वो मूव कर सकता है। However, a stranger to consideration is different from a stranger to a contract. The law does not allow a stranger to file a suit on the contract. स्ट्रेंजर को ये राइट नहीं दिया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो राइट्स है वो उसके पास आ जाए, वो उसे एनफोर्स करा पाए। दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वही क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है। केस लॉ से समझते हैं हम इसको। केस लॉ जो है आपका, ये
आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हम इसे केस लॉ से समझते हैं कि हुआ क्या था यहाँ पर। डनलॉप न्यूमेटिक टायर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ पर हुआ ये, डनलॉप करके कंपनी थी जो कि टायर बनाती थी। ये क्या थी? मैन्युफैक्चरर थी, ठीक है। क्या थी? मैन्युफैक्चरर, MFG लिखा है, मैन्युफैक्चरर थी, ठीक है। इस कंपनी ने अपनी डीलर, ठीक है, डीलर के साथ में क्या किया? अग्रीमेंट किया। क्या अग्रीमेंट किया? कि तुम मेरे टायर्स आगे एक फिक्स्ड अमाउंट से कम पे नहीं बेचोगे, एक फिक्स्ड प्राइस से कम पर नहीं बेचोगे। क्यों नहीं बेचोगे? क्योंकि कई सारी कंपनी होती है जो कि अपने ब्रांड वैल्यू को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होती है। उनको लगता है कि अगर एक लेवल से नीचे हमारी प्राइस चली गई तो हमारी वैल्यू जो है वो कम हो सकती है, हर कोई हमारे प्रोडक्ट को लेकर घूमेगा और फिर ऐसा लगेगा कि हमारा ब्रांड तो जो है वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो आर्टिफिशियली कई सारे ब्रांड, कई सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस जो वो काफ़ी हाई रखती हैं, सो दैट हर कोई उसे खरीद नहीं पाए, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाए और उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो अपने आप ऊपर चली जाए, एक प्रीमियम ब्रांड वो कहलाए। तो यहाँ पर इस कंपनी ने क्या कहा? इसने डीलर को कहा कि तुम मेरे जो टायर्स है आगे एक फिक्स्ड प्राइस से कम पर नहीं सेल करोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसे कहा कि एक टायर 3000 से कम पर नहीं बेचोगे। डीलर ने कहा कि ठीक है, नहीं बेचूंगा। इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि मैन्युफैक्चरर कंपनी डीलर को टायर भेजेगी और डीलर आगे एक फिक्स्ड प्राइस से कम पर इन टायर को नहीं सेल कर सकता है। अब हुआ ये कि डीलर ने आगे इसे रिटेलर को सेंड किया। किसको सेल किया? सेल्फ्रिज को। अब इस सेल्फ्रिज कंपनी ने क्या किया? इस सेल्फ्रिज कंपनी ने मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए क्या किया? ये जो टायर्स थे, मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से 2.5 के 2500 में बेचने शुरू कर दिए। यानी कि इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि 3000 से कम पे मेरे टायर आगे सेल करोगे नहीं। डीलर ने ऐसा ही किया, डीलर ने रिटेलर को तो 3000 से ऊपर या 3000 तक में सेल किया, ठीक है, 3000 या फिर उससे ऊपर में सेल किया। लेकिन इस रिटेलर ने आगे क्या कर दिया? इस रिटेलर ने आगे दूसरे जो कस्टमर्स थे, फाइनल कंज्यूमर्स थे, उनको कम प्राइस में ये टायर सेल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये जो डनलॉप कंपनी, इसने सेल्फ्रिज पर केस कर दिया कि तूने इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, तूने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। सेल्फ्रिज कंपनी ने कहा क्या? ऐसे कैसे? कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या मैंने तुम्हारे साथ में? मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने डीलर के साथ में किया था ना, मेरे साथ में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो मुझे कैसे ड्रैग कर सकते हो? तो यहाँ पर मैटर जो है वो गया कोर्ट के पास में। कोर्ट ने डिसाइड किया कि सेल्फ्रिज कंपनी एकदम ऐसा कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि इट वॉज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। सेल्फ्रिज जो है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थी ही नहीं, तो इससे आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो कि आप दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसके अंदर ये बाइंड हो जाए। तो ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि थर्ड पार्टी को ना आप एनफोर्स कर पाओगे, ना ही थर्ड पार्टी दो लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर पाएगी। बात समझ में? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। एक स्ट्रेंजर जो है वो केस फाइल नहीं कर सकता, एनफोर्स नहीं करा सकता है, सूट फाइल नहीं कर सकता है। ये हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगेन जैसा कि लॉ में होता है, वी हैव एक्सेप्शंस, वी डू हैव एक्सेप्शंस वेयर अ स्ट्रेंजर कैन एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एक स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। कौन कौन से वो केसेस हैं देखते हैं हम जल्दी जल्दी से। इन केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है? अगर ट्रस्ट का अग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है? ट्रस्ट का अग्रीमेंट हुआ है, तो फिर एक स्ट्रेंजर जो है वो सूट फाइल कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे मुकेश अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी ने क्या किया? एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट डीड बनाई, एक अग्रीमेंट बनाया, ठीक है, ठीक है, एक ट्रस्ट क्रिएट किया और
यहाँ पर अग्रीमेंट में क्या किया गया, एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया, एक पर्सन जो काफ़ी एक्सपर्ट था उसे अपॉइंट किया गया, किसके द्वारा, मुकेश अंबानी के द्वारा। किसके द्वारा, मुकेश अंबानी ने क्या किया, ट्रस्ट बनाया अपनी फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट के नाम की, ठीक है। इस ट्रस्ट में क्या किया, 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट के नाम की। इस अग्रीमेंट में क्या किया, इस ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया और इससे बोला गया कि ये जो 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तुमको यूटिलाइज करनी है, किसके लिए, कुछ मुकेश अंबानी ने 1000 चिल्ड्रन जो है उनको अडॉप्ट किया था, ठीक है। उनकी आगे की सारी पढ़ाई, अब्रॉड जाकर हायर स्टडीज़ की जो भी खर्च होगा उसके लिए 1000 चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया था। 1000 चिल्ड्रन जो है उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुकेश अंबानी ने क्या किया, एक ट्रस्ट क्रिएट करके उसके नाम की। ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया कि तुमको क्या करना है, ये 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन बच्चों के लिए खर्च करनी है। बात समझ में आई, क्या हुआ है, मुकेश अंबानी है, 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पर की गई है, एक एंटिटी होती है ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट के नाम पर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की गई है। उसके अलावा एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है जिसे क्या कहा जाता है, ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, इस अग्रीमेंट के हिसाब से यूज करेगा। अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि इन 1000 बच्चों के बेनिफिट के लिए आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पर मान लो ये जो ट्रस्टी है, ठीक है, ये ट्रस्टी इस प्रॉपर्टी को इन बच्चों के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज ही ना करे। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, पार्टी 1 है मुकेश अंबानी और पार्टी 2 कौन है, ये ट्रस्टी। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, मुकेश अंबानी और ट्रस्टी, दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को किसके लिए यूज करना है, 1000 बच्चों के बेनिफिट के लिए। वो 1000 बच्चे आइडेंटिफाइड हैं कि इन 1000 बच्चों के लिए इस प्रॉपर्टी को खर्च करना है। अब मान लो ये जो ट्रस्टी है वो इस प्रॉपर्टी को इनके बेनिफिट के लिए खर्च ना करें, तो क्या ये जो बच्चे हैं ये इस ट्रस्टी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या वो इस ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। क्या ये बच्चे पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थे, एक बात याद रखना, जस्ट बिकॉज इन बच्चों का नाम इस अग्रीमेंट में आ गया इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये बच्चे भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गए। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, मुकेश अंबानी और ट्रस्टी, जिन दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। तो इन दो लोगों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उसको ये बच्चे चाहें तो क्या करा सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं। यानी कि अगर ये ट्रस्टी इस ट्रस्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ये जो अग्रीमेंट है उसकी कंडीशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो ये बच्चे क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रेंजर है, ठीक है, ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला एक्सेप्शन इन केस ऑफ ट्रस्ट। इन केस ऑफ ट्रस्ट क्या हो सकता है, जो थर्ड पार्टी है, जो बेनिफिशियरी, कौन है, बेनिफिशियरी, जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया गया है, वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। इन केस ऑफ ट्रस्ट अग्रीमेंट बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट्स ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो बच्चे क्या थे, बेनिफिशियरी थे, एक पर्सन था जिसने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्टी जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करेगा, बेनिफिशियरी जिसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये जो बेनिफिशियरी है वो क्या कर सकते हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं, ट्रस्ट का जो अग्रीमेंट है, डीड है, उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये वो हमारा पहला एक्सेप्शन इन केस ऑफ ट्रस्ट। दूसरा, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट में के केस में क्या है, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट इफ टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर इन रिटन देन मेंबर्स ऑफ फैमिली who are not a party of contract can enforce the contract। यानी कि फैमिली सेटलमेंट के केस में परिवार के लोगों के बीच में क्या हुआ है, सेटलमेंट हुआ है कुछ भी, ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वो बांटी गई है,
तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते हैं, वो अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो उस अग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकते हैं। केस का उसे समझते हैं, काफ़ी फेमस केस का हुआ था। यहाँ पर हुआ ये था कि मान लो ये है हमारा रामलाल, ठीक है। रामलाल जो है रामलाल जो है उसकी हो गई डेथ। क्या हो गई? डेथ। रामलाल की हो गई डेथ और इसके पास में थी बहुत सारी प्रॉपर्टी। क्या थी? प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि मरने के बाद किस पर्सन को ये प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सारे जो लीगल एयर्स हैं, जो भी पीछे लोग छूट गए हैं, उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि रामलाल की डेथ हुई, प्रॉपर्टी बच गई है, ठीक है। अब यहाँ पर थी इनकी वाइफ, ठीक है, और 2 बेटे, ठीक है। रामलाल की हो गई है डेथ, प्रॉपर्टी बची और बच्चे इनके वाइफ और बच्चे, ठीक है, 2 बेटे बचे। अब इन दोनों बेटों ने आपस में अग्रीमेंट किया। क्या अग्रीमेंट किया? अग्रीमेंट ये किया कि वो इस प्रॉपर्टी को रेंट पर लगाएंगे, ठीक है। और जो पैसा आएगा उससे क्या करेंगे, उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट तो किसको देंगे? मम्मी को देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से 10,000 पर मंथ क्या देंगे? मम्मी को देंगे और बाकी का अमाउंट खुद रखेंगे। ये अग्रीमेंट हुआ, सारे लोग जो हैं इस पर अग्री किए कि जो प्रॉपर्टी है पापा छोड़ कर गए हैं पीछे, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? रेंट पर लगाएंगे। 10,000 रुपये फिक्स है कि मम्मी को देंगे उसमें से और बाकी हम खुद रखेंगे। अब 1 महीने के बाद में जब रेंट आया, इन बेटों ने मम्मी को पैसा ही नहीं दिया। इन्होंने पैसा देना ज़रूरी नहीं समझा। मम्मी जो है उन्होंने कहा कि पैसे निकालो, तुमने अग्रीमेंट किया था ये कि मुझे 10,000 रुपये दोगे, तुमने लिखकर अग्रीमेंट किया है, हम सब ने इस पर डिसाइड किया था, अब ये पैसे निकालो। बेटों ने कहा कि अग्रीमेंट तो हम दोनों के बीच में हुआ था ना, आप बीच में कहाँ से आई? आपके साथ में तो अग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, तो आप इस अग्रीमेंट को एनफोर्स करा कैसे सकती हैं? मैटर गया कोर्ट के पास में। कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा नहीं होता है। फैमिली सेटलमेंट के केस में इवन दो जो पार्टीज जो मेंबर्स पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, वो सारे फैमिली मेंबर्स भी क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं। तो यहाँ पर भले मम्मी आपकी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, फिर भी आपके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो उसे एनफोर्स करा सकती हैं, क्योंकि ये क्या है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है। फैमिली सेटलमेंट के केस में क्या किया जा सकता है? जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं, अगर आपके जो टर्म्स हैं वो रिटर्न में हो तो। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इफ टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर इन रिटर्न, then members of family who are not a party to contract can enforce the contract. जो लोग पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो भी क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं। अगला पॉइंट, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, शादी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में, अरेंजमेंट में एक थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है। एग्जाम्पल क्या है? मिस्टर एक्स वाइफ डिजर्टेड हिम, यानी कि एक्स की वाइफ जो है वो उसको छोड़कर चली गई फॉर इल ट्रीटिंग हर। एक्स जो है वो अपनी वाइफ के साथ में मिसबिहेव करता था, गलत तरीके से रहता था, तो उसने उसको छोड़ दिया। अब मिस्टर एक्स प्रॉमिस्ड हिज वाइफ्स फादर, मिस्टर एक्स ने अपने वाइफ के बाबूजी को यानी कि ससुर जी को एक प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? मिस्टर पुरी उसके पापा का नाम था, यानी कि ससुर जी का नाम था, दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपरली और एल्स पे हर मंथली अलाउंस, यानी कि उसने कहा कि मैं इसे सही से ट्रीट करूँगा और अगर मैंने नहीं किया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर महीने एक अमाउंट इसको दे दूँगा। तो फिर जब ये इसकी वाइफ वापस से अपने हस्बैंड के पास में गई, बट व्हेन शी वाज अगेन इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड, जैसे ही वो वापस गई फिर से इसका हस्बैंड इसको गलत ट्रीट करने लग गया। अब वाइफ ने कहा कि तूने मेरे पापा को प्रॉमिस किया था कि तू मंथली अलाउंस देगा अगर तूने मुझे इल ट्रीट किया
तो अब इसने कहा कि यार मैंने तुझे प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने तुम्हारे बाबूजी को प्रॉमिस किया था। तो तुम कौन होती हो इस प्रॉमिस को एनफोर्स कराने वाली, इस अग्रीमेंट को एनफोर्स कराने वाली। मैटर गया कोर्ट के पास में। कोर्ट ने कहा कि इस पर्टिकुलर केस में आपकी वाइफ भी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए एनफोर्स करा सकती है, आपको बाइंड कर सकती है। तो यहाँ पर इसकी जो वाइफ है वो केस जीत गई। इस हस्बैंड को अमाउंट एज ए मंथली अलाउंस देना पड़ा। हैड she has all right to sue Mr. X against the contract made between Mr. X and Mr. Puri even though she was stranger to contract। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? दामाद जी और ससुर जी के बीच में। किसके बीच में हुआ? दामाद जी और ससुर जी के बीच में। क्या ये जो वाइफ थी वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थी? नहीं थी, लेकिन वो क्या कर सकती है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है क्योंकि वो क्या है, इन्वॉल्व है एक तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट में, उससे रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो ये मंथली अलाउंस क्लेम कर सकती थी। तीसरा एक्सेप्शन हुआ हमारा इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में इन केस ऑफ असाइनमेंट, किसके केस में? असाइनमेंट के केस में। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब होता है जब हम खुद का कोई बेनिफिट किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जब हमारा कोई बेनिफिट हम किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो कहलाता है असाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा चीकू, ठीक है, ये है हमारा मीकू, ठीक है। चीकू जो है ये क्या है? क्रेडिटर है, ये है डेटर है, ठीक है। चीकू जो है इसने मीकू को कितने रुपए दिए थे? मीकू को इसने रुपए दिए थे 1 लाख, ठीक है। चीकू ने मीकू को 1 लाख रुपए दिए थे, तो अब मीकू को इससे वापस रीपे करने, ठीक है। मीकू को इससे वापस करने। मीकू क्या है? डेटर है, चीकू क्या है? क्रेडिटर है या फिर लेंडर और बॉरोवर है, ठीक है। अब यहाँ पर चीकू के पास में क्या है? राइट है कि वो मीकू से 1 लाख रुपए ले सकता है, लेकिन उसने क्या किया? चीकू ने अपना ये राइट चिंकी को असाइन कर दिया। क्या कर दिया? असाइन कर दिया। अपना ये जो बेनिफिट है उस मीकू से 1 लाख रुपए लेने का जो राइट है उसने क्या किया? चिंकी को असाइन कर दिया, ट्रांसफ़र कर लिया। तो जब भी हम अपना कोई बेनिफिट या फिर राइट किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये कहलाता है असाइनमेंट। क्या कहलाता है? असाइनमेंट। असाइनमेंट के केस में जो एक स्ट्रेंजर है, जो थर्ड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? चीकू और मीकू के बीच में, कि चीकू 1 लाख रुपए अभी मीकू को दे रहा है और मीकू इसे रीपे करेगा चीकू को। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है चीकू और मीकू के बीच में, लेकिन चीकू ने अपना बेनिफिट किसको असाइन कर दिया? चिंकी को। तो यहाँ पर चिंकी जो है ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये क्या कर सकती है? 1 लाख रुपए इस डेटर से मांग सकती है, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर सकती है? चिंकी मीकू से 1 लाख रुपए मांग सकती है, यानी कि उसे एनफोर्स कर सकती है कि तू तेरा प्रॉमिस फुलफिल कर, तूने प्रॉमिस किया था कि तू 1 लाख रुपए का अमाउंट रीपे करेगा, अब इसको रीपे कर। तो यहाँ पर असाइनमेंट के केस में जब किसी पर्सन को कोई बेनिफिट असाइन किया गया है तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स निकल कर आए हैं वो क्या कर सकता है? वो पर्सन जो जिसे असाइन किया गया है, जो असाइनी है, वो उससे एनफोर्स करा सकता है, वो राइट्स क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर चिंकी क्या है? असाइनी है, ठीक है। ये असाइनर है, असाइनर ने असाइनी को बेनिफिट ट्रांसफ़र किया, खुद का राइट, उसका राइट क्या था कि वो मीकू से पैसे ले सकता है, तो इस राइट को इसने चिंकी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो चिंकी क्या कर सकती है? अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है और डेटर से अमाउंट मांग सकती है। तो ये हुआ हमारा इन केस ऑफ असाइनमेंट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एक्नोलेजमेंट और एस्टोपल, यानी कि अगर आपने क्या किया है? अपनी कंडक्ट से, एस्टोपल का मतलब क्या होता है? अगर आपने 11th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि
टाइप्स ऑफ पार्टनर में होता है पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, यानी कि वो पार्टनर जो कि एक्चुअल में पार्टनर नहीं है लेकिन अपने कंडक्ट से वो शो करता है कि वो क्या है, पार्टनर है। तो अगर किसी पर्सन ने क्या किया है, अपने कंडक्ट से कुछ शो किया है, तो फिर वहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होल्ड करता है। वेयर एनी पर्सन बाय हिज कंडक्ट एक्नोलेजेस हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, देन इट विल बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन में क्या पढ़ा था? एजेंट जो है वो अपने एक्ट से प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है, ठीक है, अपने काम से प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है। प्रिंसिपल जो एजेंट के काम के लिए लायबल होता है। ये है श्याम, ठीक है, इनके बीच में क्या है? ये प्रिंसिपल है, ये है एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस पर्सन ने अगर कोई एक्ट किया है तो वो प्रिंसिपल को बाइंड कर देता है। ये है हमारा प्रिंसिपल एजेंसी का रिलेशन। लेकिन मान लो कि श्याम जो है वो एक्चुअल में एजेंट नहीं है। क्या है? श्याम अगर एक्चुअल में एजेंट नहीं है, ये राम है और ये है श्याम, ठीक है। तो यहाँ पर श्याम ने किसी और पर्सन के सामने, हीरा लाल के सामने अपने आप को राम का एजेंट दिखाया है, या फिर मान लो अपने आप को राम का पार्टनर दिखाया है। कुल मिला के इसने क्या किया है? अपने कंडक्ट से कुछ शो किया है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये है हमारा राम, ठीक है, ये हमारा श्याम। श्याम ने क्या किया है? अपने कंडक्ट से शो किया है कि ये क्या है? राम का पार्टनर है। क्या है? पार्टनर है। एक्चुअल में ये पार्टनर नहीं है, लेकिन इसने शो किया है कि ये पार्टनर है। राम जो है वो श्याम का पार्टनर है, ऐसा श्याम ने अपने कंडक्ट से शो किया है किसी पार्टी के सामने, मान लो हीरा लाल के सामने, ठीक है। ये तीनों एक इवेंट पर मिले थे। श्याम ने ऐसे दिखाया कि वो क्या है? राम का पार्टनर है, ठीक है। अब इस बिलीफ के बेसिस पर कि श्याम जो है वो राम का पार्टनर है, श्याम जो एक काफ़ी बड़ी हस्ती है, ठीक है, एक काफ़ी बड़ा पर्सन है, पर्सनैलिटी बड़ी है, और इस बिलीफ के बिहाफ पर हीरा लाल ने क्या किया? राम के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। क्या श्याम राम का सच में पार्टनर है या फिर एजेंट है? नहीं है। क्या ये पार्टनर है? नहीं है। लेकिन इसने शो किया हीरालाल के सामने कि वो राम का पार्टनर है। तो अब ऐसे में राम और हीरालाल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर राम कोई डिफॉल्ट करता है या कुछ भी गलत काम करता है तो उसके लिए श्याम जो है वो लायबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्याम भी हीरालाल के लिए लायबल हो जाएगा। क्या श्याम राम और हीरालाल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं था। लेकिन श्याम जो है वो क्या हो जाएगा? वो इस कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाएगा। क्यों बाइंड हो जाएगा? क्योंकि श्याम जो है उसने अपने कंडक्ट से ही शो किया है कि वो क्या है? पार्टनर है। तो यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होल्ड कर रहा है। इवन दो श्याम इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज गेटिंग एनफोर्स्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। राम और हीरालाल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें श्याम जो है वो भी बाइंड हो रहा है। और उसी तरीके से श्याम खुद चाहे तो भी हीरालाल को फोर्स कर सकता है कि तुम दोनों के बीच का जो अग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसे कंप्लीट करो। तो श्याम जो है वो खुद एनफोर्स कर भी सकता है और उसे एनफोर्स किया भी जा सकता है इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उससे रिलेटेड बातों के लिए, ठीक है। तो अगर एस्ट्रोपल के द्वारा कोई कंडक्ट के द्वारा अगर कुछ किसी पर्सन को कोई कुछ बिलीव करा दिया जाता है तो वहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होल्ड करता है। उसका अगला हमारे पास एक्सेप्शन है एजेंसी। कौन सा है? एजेंसी। एजेंसी के केस में प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होल्ड करता है। कैसे करता है? देखो, मान लो
ये है चीकू, ये है प्रिंसिपल, ठीक है, और मीकू क्या है, एजेंट है, और चिंकू, ठीक है, चिंकू है तीसरा कोई पर्सन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है, एजेंट जो है वो अपने एक्ट से क्या कर सकता है, प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई भी काम कर सकता है। अभी मान लो एजेंट ने, मीकू ने चिंकू के बिहाफ पर चिंकू के साथ में क्या किया, अग्रीमेंट किया, क्या किया, अग्रीमेंट किया, ठीक है। अग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है, मीकू और चिंकू के बीच में, एजेंट और एक थर्ड पर्सन के बीच में, ठीक है। तो अग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ है। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, चिंकू और मीकू, ठीक है। लेकिन क्योंकि मीकू जो है वो अपने काम के लिए चिंकू को बाइंड कर सकता है, ठीक है, और अगर इसने कोई भी काम किया है, मान लिया जाएगा कि ये काम किसने किया, प्रिंसिपल ने किया है, तो अभी मान लो चिंकू जो है वो मुकर जाए, अपना अग्रीमेंट फुलफिल ना करे, अपना प्रॉमिस फुलफिल ना करे, तो चिंकू चाहे तो क्या चिंकू को एनफोर्स कर सकता है कि अपना प्रॉमिस फुलफिल कर, अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर, बिल्कुल कर सकता है। अब आप बोलोगे कि यार चिंकू ने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था, क्या चिंकू पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था, क्या इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ है, चिंकू और मीकू के बीच में, लेकिन चीकू चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। चीकू क्या है, यहाँ पर थर्ड पार्टी हो गया एक तरीके से। चीकू जो है वो ओरिजिनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन था, एजेंट और एक दूसरा पर्सन। तो एजेंट ने कोई काम किया है तो उसको प्रिंसिपल क्या करा सकता है, एनफोर्स करा सकता है। प्रिंसिपल जो है इसने ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है, वो चिंकू को एनफोर्स कर सकता है कि तू अपना प्रॉमिस फुलफिल कर। तो एजेंसी के केस में भी प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होल्ड करता है। प्रिंसिपल चाहे तो वो क्या कर सकता है, अग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकता है। मेन कॉन्ट्रैक्ट एंटर किसके बीच में हुआ, एजेंट और दूसरे पर्सन के बीच में, लेकिन क्योंकि एजेंट का काम किसका काम माना जाता है, प्रिंसिपल का काम, तो प्रिंसिपल इसे क्या करा सकता है, एनफोर्स करा सकता है। तो ये दो हमने और एक्सेप्शंस पढ़े, कौन कौन से, एस्ट्रोपल एंड एजेंसी। इसका कंटेंट पढ़ते हैं। Where any person by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party, then it will be binding contract for the third party. थर्ड पार्टी भी बाइंड हो जाती है और वो पर्सन खुद भी बाइंड हो जाता है। कुल मिला के अगर आपने एक्नोलेज किया है अपने कंडक्ट से, एस्ट्रोपल से क्या किया है, अगर अपने कंडक्ट से क्या किया है, कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो आप खुद भी बाउंड हो जाओगे और थर्ड पार्टी भी बाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय एजेंट। प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड बाय द नेम ऑफ प्रिंसिपल। अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, और एजेंट ने खुद की अथॉरिटी में रहकर वो काम किया है, तो वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगली जो कंडीशन है, फाइनल कंडीशन, इन केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद लैंड, यानी कि अगर ज़मीन के साथ में क्या है, कॉवेनेंट यानी कि शर्तें, कंडीशंस, अगर ज़मीन के साथ में कोई शर्तें जुड़ी हुई हैं, तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होल्ड करेगा। थर्ड पार्टी जो है वो सू कर सकती है और एनफोर्स भी हो सकती है। द पर्सन हु परचेजेज लैंड विद नोटिस दैट द ओनर ऑफ लैंड इज बाउंड बाय certain duties affecting land. The covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. यानी कि उस कंडीशन को सेलर का जो सक्सेसर है वो भी क्या करा सकता है, एनफोर्स करा सकता है। वन ओनर ऑफ लैंड हैविंग टू लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर, एक पर्सन था उसके पास में दो ज़मीन थी। वन वॉज एग्रीकल्चरल लैंड, एक एग्रीकल्चरल लैंड थी और दूसरी क्या थी, नॉर्मल लैंड थी। ही सोल्ड द अदर लैंड कंटेनिंग अ कंडीशन दैट इट कैन नेवर बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज सो एज टू प्रोटेक्ट द अदर एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम पॉल्यूशन, ताकि क्या किया जा सके, दूसरी जो ज़मीन है उसे पॉल्यूशन से कंटेमिनेट होने से बचाया जा सके। सच कंडीशन इज अटैच्ड विद द लैंड सो एज सो whoever is the successor of land be abide by it, यानी कि जो भी सक्सेसर होगा उस लैंड का, ठीक है, वो भी इससे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है।
सच आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स एंड ऑल सक्सेसर आर बाउंड टू इट। सारे के सारे सक्सेसर क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। ये ज़मीन कितनी भी बार आगे सेल हो जाए क्या हो जाएंगे, सब बाइंड हो जाएंगे। ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लो ए जो है उसने ज़मीन बेची बी को, ठीक है। उसने बी को कहा कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज़मीन को यूज़ मत करना। आई बात समझ में। अब मान लो ए जो है उसने तो ये कंडीशन के साथ में बी को दे दिया, बी ने बोला कि ठीक है मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आगे अगर बी ने सी को ये ज़मीन बेची तो बी और सी के बीच में तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हुआ है। तो क्या सी इस ज़मीन को इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काम में ला सकता है? नहीं ला सकता है। ये भले ही थर्ड पार्टी है, ठीक है, लेकिन ये इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर ज़मीन के साथ में, लैंड के साथ में कुछ कॉवेनेंट्स अटैच्ड हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तो फिर ऐसे में जो थर्ड पार्टी है वो खुद बाइंड भी हो जाएगी। और उसके अलावा मान लो ए ने तो क्या कर लिया, इसे बी को बेच दिया, ए की हो गई डेथ, ए के जो बच्चे रह गए डबल ए, ठीक है, डबल है, ए है ए का बेटा। अभी मान लो बी जो है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इससे काम में लेने लग जाए, अब ए तो रहा ही नहीं है, तो क्या ये जो डबल ए है ये बी को बोल सकता है कि नहीं इंडस्ट्रियल यूज़ में मत ला? बिल्कुल ला सकता है। क्या ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं था, लेकिन क्या ये इसे एनफोर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉवेनेंट्स रनिंग विद लैंड के केस में इससे बाइंड होना पड़ेगा, और ये जो थर्ड पार्टी है ये भी क्या कर सकती है, इससे एनफोर्स करा सकती है। बात समझ में आई? जब अगर ज़मीन के साथ में कोई शर्तें जुड़ी हुई, कोई कंडीशंस रन कर रही हैं, तो फिर ऐसे में जो थर्ड पार्टीज़ हैं जो कि ओरिजिनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, फिर भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाएंगी। उसके अलावा जो सक्सेसर्स थे वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड करा सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फाइनल एक्सेप्शंस। फाइनल एक्सेप्शन कौन सा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इन केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद लैंड। तो हमने 7 एक्सेप्शन पढ़ लिए। कौन कौन सा एक्सेप्शन पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कि स्ट्रेंजर, देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या था? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने एक्सेप्शंस पढ़े। कौन कौन से एक्सेप्शंस पढ़े? पहला, इन केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी जो है वो क्या करा सकता है? एनफोर्स करा सकता है। दूसरा, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो क्या करा सकते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो? राइटिंग में हो। तीसरा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में, यानी कि अगर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए अरेंजमेंट जो है उसमें जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो भी क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। फिर हमने पढ़ा असाइनमेंट। असाइनमेंट में असाइनी जो है वो क्या कर सकता है? अपने कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अपने राइट को क्या कर सकता है? एनफोर्स करा सकता है। उसके बाद में एक्नोलेजमेंट और एस्ट्रोपल, यानी कि अगर कोई पर्सन अपने आप को एक्नोलेज करता है या फिर अपने कंडक्ट से अपने आप को एजेंट शो करता है तो थर्ड पार्टी बाइंड हो जाती है। उसके अलावा अगर ओरिजिनली एजेंट के द्वारा किसी पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उस केस में प्रिंसिपल जो है वो भी क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। और लास्ट हमने पढ़ा कॉवेनेंट रनिंग विद लैंड, यानी कि अगर ज़मीन के साथ में शर्तें जुड़ी हुई है तो फिर सक्सेसर जो है वो भी क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शंस फिनिश। और इसके साथ में हमारा यूनिट 2 जो है वो भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शन। उसके अलावा आप मुझे DM भी कर सकते हैं जहाँ पर आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। अगेन आपको जो नोट्स हैं उसका लिंक मिल चुका है, उससे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। लास्ट डे रिवीजन के जो भी लिंक है वो भी आपको मिल चुके हैं। बाय बाय, थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।